बिल्कुल अब निकल के होंगे, लेकिन ऑब्वियसली डर तो हर इंसान को लगता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। हमें ट्रेनिंग में एक बात हमेशा कही जाती थी कि जो इंसान अपने डर पे काबू पा ले उसको बहादुर कहते हैं। तो डर पे काबू पाना सीखिए। पाकिस्तान नेवी के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया एक लाइमलाइट के अंदर है और हम अपने दीगर ममालिक दोस्त ममालिक के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं। रिसेंटली भी इंडिया ने 2-3 एफर्ट्स की अपनी सबमरीन्स के जरिए और हमने डिटेक्ट किया, हमने वापस भगाया उनको। 2 वीकेंड शूट हम हिट कर सकते थे। तो ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी आपकी हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान नेवी के अंदर। टेक्नोलॉजिकली कहाँ स्टैंड करती है सो पाकिस्तान नेवी, अगर हम अपने जो मुकाबिल के लोग हैं या मुल्क के उनसे हम बात करें तो? एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो एम है वो इंडिजनाइजेशन की तरफ है। यानी हम जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें हम खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पे गामजन हैं। जो शिप्स हैं या जो सबमरीन्स हैं वो हमारी कोशिश है पाकिस्तान नेवी की कि उनको पाकिस्तान में ही बनाया जाए। कराची में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है जिसमें पाकिस्तान नेवी का पहला सबसे बड़ा फ्लीट टैंकर यहाँ बनाया गया। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तुर्की के इश्तराक से बनाया गया। तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा इस वक्त चीन के साथ भी है, वो इस वक्त तुर्की के साथ भी हमारा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के मुआहदे हैं और रोमानिया के साथ भी चल रहे हैं इस वक्त। तो दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। सो दैट फ्यूचर में अभी हम उनसे शिप्स ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि वो शिप्स हमारे तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी असरे हाजिर की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे बखूबी वाकिफ है। निपटेंगे इससे। मैम थैंक यू वेरी मच टू हैव यू एंड एवरी सिंगल वुमन हु इज वर्किंग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कोई मैसेज देना चाहते हैं छोटा सा कोई? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अपने जो भी आपके ख्वाब हैं उनको ज़रूर पूरा कीजिए और उनको पूरा करने के लिए कोशिश एक दफ़ा ज़रूर करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि आपको कहाँ अल्लाह कहाँ ले जाएगा, आपको किस जगह ले जाएगा। तो ख्वाब बड़े देखें, तो इसलिए बड़े ख्वाब देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो आपको इसकी बहुत सारी खवातीन हमारी फोर्सेस का हिस्सा नजर आती हैं। थैंक यू सो मच, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जी वेलकम बैक इन आवर सेकंड सेगमेंट। आज एक्सप्रेसो आप देख रहे हैं और प्रोग्राम में सेगमेंट्स तो हैं ही, मालूमात भी हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर तालीम के हवाले से। बिल्कुल, और बच्चों का जो कह लें इंतजार है वो खत्म हो गया है, या वालिदैन का इंतजार। हुकूमत ने तकरीबन 6.5 माह बाद मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया है। 15 सितंबर से हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर एजुकेशन तक तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। कोरोना वबा में काबू में रहने पर 22 सितंबर को 6ठी से 8वीं और 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। कोरोना SOP से मुतालिक स्कूलों और वालिदैन को हिदायत जारी कर दी गई हैं और ये जिस तरह से हमने पहले कहा कि बच्चों के लिए या वालिदैन के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए तो ये अच्छी खबर है। और ऑल्टरनेट डेज पे जिस तरह से बच्चे आएंगे स्कूल में और उसके साथ साथ जो क्लासरूम्स हैं उसमें भी जो है बच्चों की तादाद जो है SOPs को फॉलो किया जाएगा। और हाफ जैसे अगर 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक दिन आएंगे और 20 बच्चे अगले दिन आएंगे। सो इट्स मास्क पहनना लाजमी है, सैनिटाइजर्स लाजमी है, टेम्परेचर चेक करना लाजमी है, टीचर्स के लिए अपने टेस्ट करवाना लाजमी है। ये सारी चीजें जो SOPs हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इतने टेस्ट कहाँ से करवाएंगे। लेकिन उसके साथ चलें, हम मुराद राज साहब से जरा पूछ लेते हैं ना, सूबाई वजीर तालीम है पंजाब के, उनसे जरा पूछ लेते हैं कि उनकी प्रेस टॉक भी हम आपको दिखा रहे थे। तो मुराद राज साहब थैंक यू वेरी मच। फैसला तो अच्छा है, खुल ही जाने चाहिए तालीमी इदारे, बच्चों की तालीम का खर्च काफी हो गया, लेकिन दूसरी जानिब क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली आपने सारी सूरत हाल को लेकर? जी देखिए, इसमें जो भी तैयारियां थी हमने तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली भी हैं। जो बाकी ट्रेनिंग्स वगैरह टीचर्स की चल रही हैं, बाकी चीजें चल रही हैं, मेरे ख्याल से वो सारी जो है ना बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई थिंक वो सब हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि SOPs को के अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से पॉलिसी क्या होगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चे मास्क पहन के आएंगे, मास्क के बगैर किसी बच्चे को भी स्कूल में एंटर नहीं होना दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि एक टाइम पे 50% बच्चे अलाउड हैं जो क्लासेस के अंदर हैं, 50% से ज्यादा अलाउड नहीं। तो मेन ये 2 चीजें क्योंकि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए और जो मास्क पहनना है वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर इजाजत नहीं किसी को। अच्छा, इसमें ओब्वियसली बड़े हेल्पफुल होंगे पेरेंट्स अगर इस बात को इंश्योर करेंगे कि SOPs को बच्चे भी फॉलो करें और स्कूल्स के हवाले से भी। तो जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं बीइंग मिनिस्टर एजुकेशन, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, उनको क्या कहना चाहेंगे? वालिदैन को 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो वो मास्क के बगैर अपने बच्चों को भेजे ना, और अगर उनको कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं या उनको कोई भी सिम्टम है, कोई नजला है, किसी की कोई चीज भी इस तरह की है, तो उनको स्कूल मत भेजें। मेरी सिर्फ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि एक मास्क
और एक अपने बच्चे की वो सेहत देख के भेजेंगे, क्या किस तरह वो उसकी सेहत है उस दिन जिस दिन स्कूल अच्छा भेजता है। मुराद साहब, वज़रा तालीम का जो कॉन्फ्रेंस के बाद मुतफ़क्का फैसला सामने आया कि मुस्तकबिल में तमाम जो यकसा तालीमी निज़ाम है उसको राइज करने में, इस हवाले से कितनी हेल्पफुल होगी ये कॉन्फ्रेंस जो है? देखिए वो तो हमने करना ही करना है इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई शक नहीं है। सब इस पे ऑन बोर्ड हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला यकसा तालीम में जो निज़ाम है वो हम लेके आएंगे और इसमें सिर्फ देख रहे हैं कि पहले कौन सी क्लासेस आएंगी और फिर उसको किस तरह ऐड किया जाएगा। ये प्राइवेट स्कूल्स के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहती ही है समाओ हुकूमत की। अभी भी उन्होंने जो मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का फैसला है उसको प्राइवेट इदारों ने मुस्तरद किया है, तो इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की? देखिए वो जो मर्जी करते रहें, जो स्टेट ने कहा है वही होना है। जो भी स्टेट के फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा उनके साथ तो डील किया जाएगा। उसी तरह अगर उन्होंने एसओपीज और स्टेट की चीजें ना मानी, उन स्कूल्स को हम खुद बंद करवा दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुराद राज साहब, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक। आपका फैसला तो अच्छा है ही, स्कूल खुलने चाहिए, अमल दरामद यकीनी बनाना चैलेंजिंग है ना, क्योंकि बच्चे खुद भी तो अमल नहीं करते ना। बच्चे उनको आप कैसे समझाएंगे? आप बच्चों को सर से कन्विंस भी नहीं कर सकते। यकीनी बनाया जा सकता है, स्कूल कोशिश कर सकती है, वालिदैन कोशिश कर सकते हैं, बट एट द एंड अगर हमें बच्चे देख रहे हैं तो बेटा मास्क पहन के जाना है अपने स्कूल में, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। आपको पता है वैसे बच्चे हमारे बड़े सियाने हैं, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। है आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क जबकि दिन के औकात में गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे मैं इस अदब में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने वाली थी कि इस्लामाबाद का मौसम बताया जा रहा है और इमरान हसन ने कहा था अदब से बात एंड आई वाज गेटिंग एक्साइटेड यार इस्लामाबाद का नहीं, मौसम। मतलब इस्लामाबाद के मौसम पे आपने मुझे ये कहने की कोशिश की अदब का मुजाहरा। एक वैसे ताज़ा खबर ये भी कि इस्लामाबाद में लोग अब एसी नहीं चला रहे, मौसम इतना अच्छा हो गया, बस ठीक प्लेजेंट है। वेदर इस्लामाबाद। लाहौर में भी नहीं चला रहे हम बात कर रहे थे इससे पहले वजीर तालीम से, अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वजीर तालीम पंजाब हमारे साथ है मुराद रास, और अब वजीर सेहत हमारे साथ हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़े इल्ज़ामात भी अपने ऊपर लिए इस सारी सूरत हाल में, लेकिन अब कोरोना चूंकि काफ़ी हद तक काबू में आ चुका है तो वो क्रेडिट भी डिजर्व करती हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ कुछ उनसे सियासी सवाल भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कि वो लंदन में ज़ेरे इलाज हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लीगी कायद को 10 सितंबर तक सरेंडर करने की मोहलत भी दे रखी है। केस अदालत में इसके बावजूद हुकूमत और मुस्लिम लीग में जो लफ्जी जंग है वो जारी है। मुस्लिम लीग और उनकी सीनियर क़यादत नवाज शरीफ को मुकम्मल इलाज के बाद वतन वापस आने का मशवरा दे रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नून लीग नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है, और क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नहीं, खैर इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डॉक्टर यास्मीन साहब आपको वेलकम भी करते हैं, थैंक यू वेरी मच हमारे शो में आप तशरीफ लाएं। ये जो इस वक्त SOPs के तहत मुख्तलिफ तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगा, बीइंग अ मदर एंड देन बीइंग अ डॉक्टर, आप कैसे समझती हैं कि जो पेरेंट्स का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन SOPs को फॉलो करने के लिए और यकीनी बनाने के लिए? जी शुक्रिया इमरान। असल में ये जब कोरोना के SOPs बाकायदा स्कूल और कॉलेजेस के लिए बने हुए हैं, माँ बाप पे जिम्मेवारी बिल्कुल है कि वो अपने बच्चों को मास्क दे के भेजें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने का तरीका बताएं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो कॉलेज और स्कूल्स के ऊपर भी है कि वो SOPs जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं और स्कूल और कॉलेज के अंदर आसानी से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि उस्ताद जो हैं जब बच्चों को कोई बात बताते हैं और समझाते हैं तो बच्चे सुनते हैं। तो अब उस्तादों के ऊपर भी ये फ़र्ज़ हो गया है कि जो SOPs बताए गए, और बाकायदा आजकल टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है बताने के लिए कि कितनी अहम है सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चों का मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, और ख्याल रखना कि हाथ बच्चे धो लें, और उसके अलावा सैनिटाइजर किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी बातों की ट्रेनिंग हो रही है। प्राइम रोल ऑब्वियसली पेरेंट्स का हो जाता है। चलें, इस पे तो आपकी राय आ गई क्योंकि इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब मैं ज़रा पॉलिटिकल एंगल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पॉलिटिक्स के हवाले से नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहलत दी थी कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनको मफरूर करार दे दिया जाएगा, सिर्फ 2 दिन इसके अंदर बाकी रह गए हैं, सिचुएशन इज गेटिंग अ बिट क्रिटिकल। क्या हिकमत अमली है इन केस ही डजंट कम बैक? मेरा ख्याल है जी इमरान, जो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो अदालत जब फैसला देगी
तो फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से एक्सट्रेडिशन करनी है। वजह यह है कि जब एक इंसान मफरूर करार दिया जाए तो फिर हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उनको वापस आना चाहिए। वजह यह है कि एक कमिटमेंट करके गए थे और उस कमिटमेंट के तहत उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना इलाज करवा के वापस आ जाऊंगा। उनके भाई ने भी उसकी गारंटी दी थी, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी कमिटमेंट के साथ इस वक्त रहा नहीं है। और अब मेरा ख्याल है कोर्ट जब एक दफ़ा ये अपना वर्डिक्ट दे देगा उसके बाद हुकूमत डिसाइड अच्छा, करेगी। हम उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से जिस तरह से कहा कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जा रहा है और बाज़ काबीना अरकान ने इन रिपोर्ट्स को जाली भी करार दिया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ख्याल है कि इस चीज़ को बहुत हद तक अरमला इस बात को तो बहुत हद तक खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बता दिया था। उनको हर चीज़ की हम खबर देते थे और उन्होंने भी ये बात बताई कि इंसानी हमदर्दी के तहत उनको बाहर जाने दिया। और जहाँ तक रिपोर्टों का ताल्लुक़ है, वो रिपोर्टें जो हैं वो हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने उनको वेरीफाई किया, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने हमसे कोई गलत बयानी होगी। ट्विटर पे बड़ा सरगर्म रहता है इस वक्त जो सियासत का सिलसिला है। एक कभी मैं शहबाज गिल साहब का ट्वीट पढ़ा कि नवाज शरीफ साहब हस्ब ज़रूरत जब फैसलों को देखते हैं तो फिर अस्पताल जाते हैं। शिबली फराज साहब ने भी कहा कि नून लीग के तर्जुमान गुमराह कर रहे हैं और पॉलिटिक्स हो रही है नवाज शरीफ की सियासत पे। इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक़ है, ये तो पहले दिन से नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जब वो दाखिल थे अस्पताल के अंदर, यही बार खड़े शोर मचा रहे होते थे कि बस अभी हैं कि अभी हैं। तो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इनको इस तरह की सियासत उनकी बीमारी पे नहीं करनी चाहिए। और अगर वो अपनी बीमारी का इलाज करवाने गए हैं, जल्द से जल्द अपना इलाज करवा के और उनको वापस पाकिस्तान आना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कोर्ट के साथ भी और हुकूमत पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया एक्सप्रेस। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस। बागों के शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जिक्र लाहौर है, खाने का शोर है। जब भी लाहौर का जिक्र आता है, वो कहते हैं ना, जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है, जो लाहौर से मोहब्बत है असल में खाने से मोहब्बत है। और क्या याद करेंगे इस्लामाबाद वालों को, आज हम देसी नाश्ता करवा रहे हैं। हमारी साथी एंकर फरियाल हमें देसी नाश्ता करवाने वाली है, देखते हैं। ओवर टू यू फरियाल। जी नाजरीन, मुझे देखकर आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं लेके आई हूँ एक और देसी नाश्ता, और मैं आज करवाने जा रही हूँ नान चनों का नाश्ता। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि लाहौर में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 35 से 40 मन जो चने हैं वो बिकते हैं। इसी बात से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौरी जब तक नाश्ता ना कर लें नान चनों का, इनका नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादबाग में जीला चने वालों के पास। चले आए नाश्ता भी कर लेते हैं और इनके चनों की खास बात भी इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी नाजरीन, इनके बर्तन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर रोज़ की बुनियाद पर ये कितने ज़्यादा चने बेचते हैं। चले आए इनसे बात कर लेते हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनके चनों की खास बात क्या है। नाजरीन, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आए हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं इनका जायका कैसा है। आप मुझे ये बताएं कि आप कब से ये चने लेके जा रहे हैं? 10 साल से लेके जा रहे हैं। जायका कैसा है इनका? जायका अच्छा, बेगम ही कहती है कि वहाँ से कि यहाँ से आप लेके आते हैं, वहाँ से लेके आने चने, वो भी शौक से खा लेते हैं। अदरवाइज वहाँ से बहुत सारी दुकानें, लेकिन जायका नहीं है। इनका जायका कैसा है और आप कब से यहाँ आ रहे हैं? इनके चने बहुत अच्छे हैं, आला किस्म के हैं। मैं और भाइयों के लिए, मैं घर के लिए चने यहाँ से लेके जा, इनके चने खाता हूँ और सीना जला मला नहीं होता। आला किस्म का, सफाई का बहुत ख्याल लोग ये करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आपको यहाँ का नाश्ता कैसा लगता है? हाँ जी, ये नाश्ता बहुत अच्छा है, इधर से बहुत चलता है इनका नाश्ता। हम इधर शादबाग से आए हैं और ये इधर से ही नाश्ता करते हैं। कितने अरसे से आप नाश्ता करते हैं? तकरीबन हमें तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं और क्यों नहीं जाते? नहीं, इनका टेस्ट अच्छा है ना। अच्छा। हाँ, मशहूर है और पुराना इनके वाले साहब से चल रहा है इनका नाश्ता। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ओनर जमील साहब। आप मुझे ये बताएं
कि आपके चनों की खास बात क्या है? हमारे चनों की ख़ास बात तो ये है जो अच्छी म्यारी घी में बनाए जाते हैं और मसाले वगैरह अच्छी तरह से वो पकाई वगैरह की जाती है। हमारे पास अंडा चने और कोफ्ता चने, मटन चने और चिकन चने, और ये चने खा के हमारे जो है ना वो लोगों के सीने में जलन नहीं होती। और यही है चनों का जायका जो वो तिलों वाला नान है। सुबह सुबह लोग लाहौरी जो है वो नाश्ते पे निकलते हैं जब, तो वो तिलों वाला नान और शोरबा और नान चनों का नाश्ता बहुत जोर से करते हैं। आपने अभी बात की तिलों वाले नान की, आप मुझे बताएं तिलों वाले नान की खास बात क्या है? तिलों वाले नान की खास बात ये है कि वो चनों के साथ तिलों वाला नान ही अच्छा लगता है, और रोटी के साथ वो वैसे उसका जायके का नहीं मिला जाता। और लोग हमारी जो रेसिपी है वो इसी के साथ है कि वो तिलों वाला नान जो है ना वो चनों के साथ बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। और लोग सुबह का नाश्ता है वो ज़ोरों से ये तिलों वाले नान का ही करते हैं। अच्छा। लाहौरी है। और आप कितने बजे से नाश्ता लगाना शुरू कर देते हैं? हम सुबह फजर वाले से करीबन जोहर। और कितनी देर से आप काम कर रहे हैं ये वाला? ये मेरे वालिद साहब से शुरू किया हमने। अच्छा, कितना अर्सा हो गया तकरीबन? यही कोई मेरे ख्याल से करीबन 40 से 45 साल। 40 से 45 साल। मैंने देखा है कि आपके पास और भी काफ़ी किस्म के सालन पड़े हुए हैं। हमारे पास सालन पड़े हैं, लोग हमारे पास सिरी पाए भी पड़े हैं, मटन चने भी, चिकन चने भी हमारे पास हैं, और लोग हमारे पास ज़्यादा चने लेने आते हैं। जमील साहब, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कौन से चनों का नाश्ता करवाने वाले हैं? तो आप हमको चिकन चने खिलाते हैं, अंडा चने हैं वो खिलाते हैं, सिरी पाए वगैरह हैं वो भी खाएँ। अच्छा। और तिलों वाला नान है साथ, आप ये खाएँ और सीने में जलन नहीं होगी। इसी तरह आपको पता चलेगा नाश्ते की खास बात क्या है। जी नाजरीन, देसी मुर्ग और चने आ गए हैं और मैं करने लगी हूँ इनका नाश्ता। नाजरीन, वाकई ही देसी मुर्ग और चने बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। इसीलिए अब तो मुझे पता चल चुका है कि पूरा लाहौर क्यों भागता आता है जीला चने वाले के पास। मैं करूँगी बाद में सुकून से नाश्ता, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रशीद अख्तर नदवी ने हुंजा में कुछ चट्टानों का मुतालिया किया और अपनी किताब शुमाली पाकिस्तान में बताया कि इन चट्टानों पर कंदा तहरीरों में कुछ सतरें चीनी रस्मुल खत की हैं, कुछ सतरें यूनानी रस्मुल खत की हैं, कुछ मारखोरों की हरूफी तस्वीर हैं, कहीं कहीं ब्रहमी हरूफ भी मिल जाते हैं। सुमेरियन कौम के शवाहिद भी इन्हीं तहरीरों से मिलते हैं। हमें ना आसमान ने जन्म दिया ना इस खाक ने, हम नेस्ती हैं, हम एक वजूदे नापैद हैं, हम लफ्जों के दरिया से उठता हुआ जाग हैं, हम आसमां और उसकी कहकशाओं से झाड़ी हुई गर्द हैं, हम जिंदगी की उतरन हैं, इसकी जात का जंग है। बल्तिस्तान और बिलअमूम पाकिस्तान बहुत ही कदीम तरीन तहजीब का मस्कन रहा है। जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो यानी पशु में भी कार्विंग मिलती हैं, रॉक कार्विंग उससे नीचे भी, और मैं अमूमन इनको कहता हूँ कि ये किताबें हैं जो पुराने ज़माने में लोगों ने लिखी हैं। कराकुरम हाईवे से बसा औकात उनका फासला होता है। उसकी वजह यह है कि वो कार्विंग जो थी वो कदीम जो शरह रेशम थी या जो काफलों की गुजरगाह थी वो वहाँ पे थी, और यकीनन कराकुरम हाईवे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। पशु में जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरतियाँ, बहुत सारी दिलचस्पियाँ अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यानी कराकुरम हाईवे से इधर उधर मूव करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी, यहाँ पे भी रॉक कार्विंग है। तो एक थोड़ी सी बदकिस्मती ये हुई है कि अगर मेरे साथ ज़ीशान अकेले जाते तो मेरा ख्याल एक बड़ा फ़ायदा होना था, क्योंकि मैंने उस रॉक कार्विंग के हवाले से कुछ ना कुछ ज़ीशान को बता देना था, और एक इल्मी रोब जो है वो ज़रूर कायम रहना चाहिए। लेकिन ज़ीशान जुनैद ने एक साजिश की है, और ज़ीशान जुनैद ही बताएंगे उन्होंने क्या किया। तो बात सिर्फ इतनी है कि वक़ार मलिक की कहानियाँ सुनते मुझे करीब के 15 साल हो गए हैं, और उनमें से बेशतर कहानियाँ झूठी साबित हुई हैं। तो इस बार मैं कोई रिस्क लेना चाहता नहीं था, इसलिए भाभी को साथ लाया हूँ। इनका ताल्लुक है शोबे आर्कियोलॉजी से, तो ये मुझे बेहतर बताएंगी कि क्या लिखा है उन पत्थरों पे जिनको वक़ार मलिक किताबें कहा करते हैं, मोहब्बतनामे कहा करते हैं। यहाँ से पुराने ज़माने में जो भी ये ताजिर गुजरते थे, इवन ये कि जो हमला आवर थे वो यहाँ से गुजरे थे, तो इसमें छोटे छोटे से मैसेज हैं
जो कि मतलब उन्होंने पिक्टोग्राफिक राइटिंग में लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको स्क्रिप्ट मिलता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ है। हम चलते हैं उस साइट की तरफ। कुछ तल्ख बातें कहने की इजाजत दीजिए। गिलगित बल्तिस्तान आसार कदीमा के हवाले से दुनिया भर में अजूबा सरजमीन है। आसार कदीमा और तारीख का ज़ौक़ और शौक रखने वालों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो तहकीक अंग्रेजों ने इस खित्ते पर की, इसका अशर अशीर भी हम अगले 70 बरसों में नहीं कर सके। तहकीक तो क्या कर दी थी, हमने तो बाकायदा इन चट्टानों पर लिखी हुई कदीम तहरीरों के नवादरात की मुनासिब देखभाल न करके उन्हें तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास जो कदीम तरीन तहजीबों के आसार हैं, उनकी मौजूदगी में किसी मुल्क का सियाहत के शोबा में नंबर 1 न होना बाइस से हैरत है। ऐसा मुल्क कैसे गरीब हो सकता है? इस तरह के जो पत्थर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये एक निशानी होती है कि यहाँ से किसी ज़माने में या तो दरिया गुजरा है या इंटरग्लेशिएशन पीरियड में मतलब इस इलाके ने उसका सामना किया है। इस तरह के जो पत्थर हैं जो कि पानी की रफ्तार और उससे वो निशान लेके वो मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी निशानी है हमारी हिस्ट्री के लिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी गज़ल अगर यहाँ आई तो उसको भी कोई ना कोई निशानी तो मिल ही जाएगी कि ज़ीशान जुनैद उसके इश्क में यहाँ से कैसा बेकरार गुजरा। मैं कहती हूँ एक एक पत्थर उसको इस चीज़ की गवाही देगा। आप मतलब एक निशानी की तरफ जा रहे हैं। हाय, ये पत्थर बोल पड़ेंगे भाभी। बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अदबी सी बात हो गई। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में रशीद अख्तर निदवी, प्रोफेसर दानी, जफर इकबाल और AKCSP जैसे इदारों ने ज़ाती सतह पर काम किया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इन आसार की दुनिया इस कदर वसी है कि मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के आसार कदीमा के शोबे भी तहकीक में जुट जाएं तो भी कम है। आइए आपको एक झलक दिखाएं कि हम किस कदर कीमती सरजमीन की बात कर रहे हैं। रशीद अख्तर निदवी ने हुंजा में कुछ चट्टानों का मुतालिया किया और अपनी किताब शुमाली पाकिस्तान में बताया कि इन चट्टानों पर कंदा तहरीरों में कुछ सतरें चीनी रस्मुल खत की हैं, कुछ सतरें यूनानी रस्मुल खत की हैं, कुछ मारखोरों की हरूफी तस्वीर हैं, कहीं कहीं ब्रहमी हरूफ भी मिल जाते हैं। सुमेरियन कौम के शवाहिद भी इन्हीं तहरीरों से मिलते हैं। उन कौम के आसार भी इन्हीं चट्टानों पर रकम है। और एक और जगह लिखते हैं कि कुछ चट्टानों पर लिखा हुआ रस्मुल खत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मोहरों पर लिखे हुए रस्मुल खत से खासा कदीम तरीन और हद दर्जे खाम है। यूं इस इलाका में चट्टानों पर लिखी तहरीरों से अंदाजा लगाते हैं कि इस इलाके यानी हुंजा, गिलगित, सकर्दू, चिलास, दरेल, तंगीर वगैरह की तारीख 7000 साल कबल मसीह तक चली जाती है। ये मेरे पीछे जो है इस वक्त पस्सू है और पस्सू में ये आप कराक्रम हाईवे देख रहे हैं। कराक्रम हाईवे से हार्डली थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ये कार्विंग साइट आती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो शराह रेशम है वो ऑफ कोर्स कराक्रम हाईवे उसको तो फॉलो नहीं करती। कराक्रम हाईवे यहाँ से यूँ निकल जाती है, जबकि शराह रेशम किसी ज़माने में काफ़िले यकीनन ये रास्ता इख्तियार करते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी चट्टानें मिलती हैं जहाँ पे आपको कार्विंग दिखाई देती है। और इसी तरीके से फिर आगे जो कार्विंग साइट्स हैं वो भी कराक्रम हाईवे से थोड़ा थोड़ा हट कर हैं। तो खैर एनीवे आयशा और ज़ीशान जो हैं वो आगे जा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो पहुंच चुके हैं उस साइड पे जहाँ पे कार्विंग है। हम उन्हीं के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या लिखा है, क्या तहरीर है। आयशा, हमने मारखोर देख लिए हैं। बात ये है ज़ीशान जुनैद, इसमें वो जो पुरानी कार्विंग मतलब मिस्री या जो दूसरी रोमन तहजीब है उसमें जो अप्सराएं और ख़वातीन और प्याले लिए हुए और अच्छा ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। या तो कोई इस वक्त मोहब्बत का रवाज नहीं था, ये सिर्फ मारखोर खाने का रवाज था, या पता नहीं क्या था। ज़ीशान जुनैद, या बड़े सख्त दिल थे, मोहब्बत की कहानियाँ रकम ही नहीं हुई। अच्छा, अब ये तो अब आप बहुत मतलब कोई देख रहे हैं,
इसमें से जब आप हल्दीकश जाते हैं तो उसमें एक खातून की तस्वीर भी है। एक खातून की तस्वीर है, एक खातून की तस्वीर है, एक खातून की तस्वीर है, एक खातून 10,000 रॉक कार्विंग साइट्स में एक खातून की तस्वीर है। नहीं मतलब बहुत सारी रॉक कार्विंग साइट्स हैं। तो हमें सिंध में मिलती है, डांसिंग गर्ल मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस साइड पे, लेकिन ये क्योंकि उससे बहुत पहले की शायद चीज़ें हैं और कुछ इसमें शायद कुछ मजहबी अमल दखल भी आ सकता है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे ये बुनियादी तौर पे उन लोगों का रास्ता था। और यहाँ पे जो भी रॉक कार्विंग साइट्स है वो ज़्यादातर जो है वो बुद्धिज़्म से मुंसलिक है। तो वो फिर वो गौतम बुद्ध की सारी प्रीचिंग और वो सारे मतलब एक ठहराव हर चीज का यानी टफ होना, इतने सख्त रास्ते से वो जान बचा के गुजर रहे हैं या अपनी जो भी चीज़ों की बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। उसके बाद मोहब्बत मेरे ख्याल में एक वो सेकेंडरी चीज़ उन लोगों के लिए रह गई होगी और उन्होंने बस एक दूसरे को छोटे छोटे पैगामात देने की कोशिश की हुई है। अभी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इजाज़त दे देना कि भाई मैं कोई मोहब्बत की तहरीर रकम कर दूं इन पत्थरों पे, मैं लिख दूं कि ढाँप कर सर को दुपट्टे से सारे आलम को खुद में समेट लेती हो, मैं तुम्हें देखकर हो जाता हूँ बेखुद, तुम मुझे तस्वीर सा खींच लेती हो। तो ऐसा कुछ मैं लिख जाऊं, लेकिन अब आपको इस पे एतराज होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसमें ये है ना, आप उन लोगों से क्यों अपने आप को मिला रहे हैं? वो बेचारे इतने कठिन रास्तों से होके और वो मतलब उनके पास घोड़े और खच्चर होते थे। आप अब एक बेहतरीन किस्म की, आपके पास यहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ है। आप मोबाइल पे उनको मैसेज भेजें, आप उनको ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। इन बेचारों ने क्या कसूर किया कि मतलब अब आप एक नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं जब किसी भी इस तरह की कार्विंग साइट के करीब आता हूँ ना, तो वो जो कहते हैं ना कि ले सांस भी आहिस्ता, वो वाला मामला हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देखने से या सांस लेने से भी ना उस कार्विंग मतलब इतनी वो कीमती तरीन चीज़ है। और हमारे यहाँ ऐसी कार्विंग साइट्स जो हैं वो इस तरह ज़ीशान जुनैद बर्बाद हुई हैं, काला पेंट फेर दिया, उसके ऊपर कुछ अपना लिख दिया, मतलब आपको एहसास ही नहीं है। जहाँ तक मुझे अपने मतलब डिपार्टमेंटल काम का पता है और वो सारा है, हम लोग तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हमें मिलती है हम उसकी फ़ौरन डॉक्यूमेंटेशन, उसकी कार्बन डेटिंग, उसके सारे मतलब उसकी एज का अंदाज़ा और वो सब कुछ, ताकि ये कि इन इलाकों में जो चीज़ें इस तरह पड़ी हुई हैं कि उसको एक सख्त मौसम का सामना है, वो एटलीस्ट ये हो कि वो किताबों में चली जाएं, उनकी तस्वीरें चली जाएं, उनके मुतालिक सारी तहरीर जो है उसके ऊपर और वो सब कुछ। क्योंकि आप देखें कि अहमद हसन दानी ने जो अपनी किताब में इसके मुतालिक लिखा हुआ था, उसमें ये था कि इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट भी था। इस पर्टिकुलर जी, अच्छा, जी, दानी साहब ने ये पसंद वो की हुई है। बिल्कुल, दानी साहब ने ये सारी कवर की हुई थी, जो सस्पेंशन ब्रिज वाली है उसको भी कवर किया हुआ है, लेकिन वो वही बात है कि ग्रेजुअली वो मिटती जा रही है। लेकिन एटलीस्ट ये हो कि वो सारी चीज़ें अब ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको म्यूजियम में नहीं रख सकते। कैसी अजीब बात है कि हमारे मुल्क का तहजीबी विरसा किस कदर रंगा रंग है, लेकिन हमारी दरसी किताबें इस हवाले से बिल्कुल गूंगी हैं। यूनानी, बुद्ध, सुमेरियन, हुन और उनसे भी कदीम कुछ कबाइल के आसार यहाँ मिलते हैं, लेकिन हमारी तारीख फहमी है कि चंद सदियां पहले तक अटकी हुई है। पाकिस्तान हमारा घर है, ये घर कीमती अशिया से भरा हुआ है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि ये चीजें किस कदर कीमती हैं। इसलिए अगर ये टूट फूट का शिकार हो भी जाएं और आसार कदीमा माफिया इन्हें स्मगल करके बैरून ममालिक मुंतकिल कर भी दे तो कर दे। हमारी बला से अपने वतन से सच्ची मोहब्बत का तसव्वुर तभी पैदा होता है जब मालूम हो कि वतन के अंदर क्या कुछ कीमती पड़ा हुआ है, घर के अंदर क्या कुछ कीमती पड़ा हुआ है। ये तभी मुमकिन है कि अगर हम अपनी दरसी किताबों में इन बातों को जगह दें। फैसलाबाद है। आज फैसलाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहर के अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और जिस हिसाब से फ्रेम आया मुझे भूख लग गई है।
एक्सप्रेसो को देख के नहीं, वो जो प्यास लगनी चाहिए वो जो बर्गर्स का वो मुझे नजर आया ना। अच्छा, बाद में बताएंगे, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास है शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाली समन जुल्फ़िकार साहिबा के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, जिन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है। भाई, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पोर्ट्स साइंसेस में तालीम हासिल करने वाली समन जुल्फ़िकार को डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020 और 21 के ऑफिशियल्स में बतौर खातून रेफरी शामिल कर लिया है। समन जुल्फ़िकार क्रिकेट से दिलचस्पी रखती हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एम्पायरिंग का कोर्स किया, मैच रेफरी का कोर्स किया और 2016 से इस शोबे से वाबस्ता है और अब ये मुनफरिद एजाज भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। पहली खातून रेफरी है। समन ने में ज्वाइन किया है। समन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो हम आपको कंग्रेचुलेट करेंगे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में पहली खातून रेफरी हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जैसा कि आपको पता है कि विमेन का, ये गर्ल्स का, अपनी हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि बाहर निकल के काम करना काफी मुश्किल होता है। तो इसी तरह मेरे लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैं शेखुपुरा से डेली लाहौर जाती थी कुछ करने के लिए, सीखने के लिए। इसी तरह मैचेस डिफरेंट सिटीज में आते हैं, जैसा कि मेरा फर्स्ट मैच मुरीदके में हुआ था 28 सितंबर 2016 को। तो वहाँ का ट्रैवल, आना जाना, तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हो, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, इवन आपके इन लॉज, अगर आप आफ्टर मैरिड जो है काम स्टार्ट करते हैं तो आप जो है काम कर सकते हैं। आपको बड़ा इजी रहता है, बड़ी सपोर्ट मिलती है और इसके जरिए आपको जो है इनकरेज होकर मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा समन, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पहली खातून रेफरी हैं, जो इस फील्ड में आने वाली खवातीन हैं, उनको क्या मैसेज देंगी आप? जी इमरान, मैं खवातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पीसीबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। मैं सभी गर्ल्स को जो है ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो इस फील्ड की तरफ भी आए, जैसा कि बाकी फील्ड है, डॉक्टरशिप है या ये टीचिंग है, ये बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे वीमेन के लिए काम करना बहुत ईजी होता है। पीसीबी आपको ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे सभी वीमेन आके फ्रीली, कोऑपरेटिवली जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलें, हम तो बहुत ज़्यादा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करें। आपने क्या अहदाफ सेट किए हैं फ्यूचर को लेकर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि अगर मुझे पीसीबी जो है प्लेटफॉर्म देता है तो पीएसएल में आना चाहूँगी। इसके अलावा आईसीसी में जाना चाहूँगी ताकि इंटरनेशनली मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच समन, आपने में ज्वाइन किया और एक बार फिर से मुबारकबाद आपको। यस, शी इज नो डाउट। चलें जी, ब्रेक ले लें जी, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद ब्रेक ही ले लें, चलें। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अच्छा, एक्सरसाइज हम बात कर रहे थे कुछ हेल्थ के हवाले से। हमारा लास्ट सेगमेंट होता है, बहुत सारे लोग वेट करते हैं हाँ, हेल्थ के सेगमेंट को लेकर। आई होप कि आप जो हम आपको बताते हैं वो आप करते भी हैं घर पे। सो हमारा अगला सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस। नहीं, मैं बोलूंगी। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हमारे साथ खुशबख्त बात ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच खुशी फॉर ज्वाइनिंग। आज सुबह सुबह कौन सी एक्सरसाइज बताने वाली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर वेटिंग फॉर माय सेगमेंट एंड आज मैं आपको शोल्डर की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। ठीक है। जिसमें फ्लोर भी कुछ होंगी एक्सरसाइजेस, कुछ लाइक स्टैंडिंग एक्सरसाइज होंगी, कुछ डंबल के साथ होंगी। सो फर्स्ट वी नीड इज अ पेयर ऑफ डंबल्स। वार्म अप, 5 मिनट्स वार्म अप बिफोर द वर्कआउट। एवरी टाइम मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़रूरी है ताकि आप इजीली एक्सरसाइज करें और इंजरी से बच सकें। ठीक है। फर्स्ट इज आर्नल्ड प्रेसेस। ये वार्म अप के बाद की बता? यस, वार्म अप के बाद। यस, एज यू प्रेस अप यू ब्रीथ आउट एंड राइट इन फ्रंट ऑफ योर फोरहेड। सेकंड एक्सरसाइज। अच्छा, समटाइम्स इट इज सेड कि आपको जो अपनी रिस्ट है वो सीधी रखनी होती है। सीधी रखनी होती है। यस यस, इसलिए लाइटर वेट से स्टार्ट करें। हैवी डंबल पकड़ेंगे तो रिस्ट आपकी टर्न हो जाएगी। ठीक है। वेट विल बी ऑन योर रिस्ट। यस, सो स्टार्ट विद द लाइटर वेट्स। सेकंड एक्सरसाइज इज ऑन द ग्राउंड, इज पुशअप्स। इजी वर्जन भी बताऊंगी। फर्स्ट वी गोना डू ऑन हैंड्स। हैंड्स वुड बी राइट इन लेवल ऑफ योर चेस्ट, चेस्ट के साइड पे होंगे एंड यू गोना गो डाउन, एल्बोज बैक एंड अप। ओके, ऑन योर नीज, फीट डाउन, down chest and up. Third one would be on the floor and up and relax. Breathe out.
ये कितने करने हैं? These would be, if you're a beginner, you should start from 10 to 12 in 3 to 4 sets. If you're doing less reps, then more sets. अगर कम reps कर रहे हैं, then set ज़्यादा कर दें, break मिल जाएगी बीच में और repetitions भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है। So third exercise would be traps. It's shoulder के जो साथ ये muscle होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी भी workouts करें। So it's gonna be upright, elbow towards the ceiling, punch down, switch, breathe out, pull, keep your back straight, chest upright, shoulders back, pull the weight up, elbow towards the ceiling and breathe out. ठीक हो गया। और ये कितने reps हैं खुशी? These are 15 each side. If you lighter weights, 20 to 25 reps. Okay, last exercise would be on the floor as well. These would be plank variations. Okay, elbow to hands. Keep your stomach tight, hips tight, and elbow to hands. Hands would be right below your shoulders for beginners, on your knees, and down. Same 15 to 20 repetitions each. If you're doing body weight, then if you're doing on your knees, then 25 to 30 reps. ठीक है। So ये 4 sets हो जाएंगे। मसल की एक्सरसाइज एक दिन के लिए रिकमेंडेड, एक दिन का वर्कआउट है ये? ये एक दिन का वर्कआउट है। ये सिर्फ शोल्डर्स का वर्कआउट बताया। मैं बाकी मसल्स की भी वन बाय वन आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, फिर आपको ये भी बताऊंगी कि किस मसल को किस मसल के साथ हिट करना है आपने, कौन से 2 मसल्स हैं उनको कैसे हिट करना है। अच्छा, इस किस्म की एक्सरसाइज के बाद थोड़ा आपके मसल के अंदर थोड़ी फटीग भी हो जाती है, थोड़ा आपने मसल रिलैक्स करने के लिए क्या करें? फटीग के लिए ही वर्कआउट करते हैं ताकि मसल फटीग में आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल जब तक फटीग में नहीं आएगा वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। और आप सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? बस यही मैं पूछना चाह रहा था कि उसके लिए रिलैक्स होने के लिए क्या है? उसके लिए रिलैक्स है कि आप बीच में 15-20 सेकंड्स रेपिटेशंस पे फर्क पड़ता है। अगर हाई रेपिटेशन कर रहे हैं तो आप 30 to 45 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं। इफ यू डूइंग 12 reps then 15 to 20 सेकंड रेस्ट। चलो एक मेरा सवाल है वो मैं कल पूछूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे, हम ये तो वेट लूज करने की बात करते हैं, बहुत सारे लोग वेट गेन भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन ये कल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच खुशी, आपने हमें ज्वाइन किया। उसके साथ साथ इमरान, आज हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया से जहालत के अंधेरों को दूर करके आने वाली नस्लों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना है। बिल्कुल। और वो जैसे किसी स्कॉलर ने कहा था ना कि आप अगर मुझे चाहते हैं कि मैं आपको एक पढ़ा लिखा या सेहतमंद मुआशरा दूं तो आप मुझे सेहतमंद पढ़ी लिखी माएँ दें। तो आप अपनी बच्चियों को आज के दिन खास तौर पर ज़रूर तालीम की जानिब राग़िब कीजिए। 2.25 करोड़ बच्चे इस वक्त भी पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। आलमी यौम ख़वानगी की के हवाले से अगर बात करें तो पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को ने 1965 में इसको मनाने का ऐलान किया। 1966 को पहला आलमी यौम ख़वानगी मनाया गया। इस हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो भी दिखाते हैं। लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। हमने भी आपको इस हवाले से कुछ डिजिटल रिपोर्ट भी दिखाई और इन्फॉर्मेशन भी दी है। अभी हम जरा कोल्ड किचन की जानिब ब्रेक पर जाने से पहले जाते होकर जाते हैं। शेफ तमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, गुड। शेफ तमान क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए डबल पैटी बर्गर है। ठीक, बड़ा वाला के लिए मेरे लिए भी है। आज हाफ मिलेगा। डबल पैटी ये उसी के अंदर जो पहले बनाया था डबल पैटी रख दो। हाँ, उसी के अंदर है, लेकिन इसका मेकिंग स्टाइल थोड़ा सा ये हम सब जानेंगे ब्रेक के बाद। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आगे हम वापस वेलकम बैक द लाइव शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम सेहत की बात कर रहे थे। पहले हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, फिर फौरन खाना खिला देते हैं, लेकिन ये हम नहीं कराते। ये शेफ नुमान करते हैं, ये शेफ नुमान करते हैं। जी गुड। अच्छा लग रहा है आपको हमारे साथ? बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आपके साथ खास तौर पे। अच्छा, आज बना रहे हैं आप डबल पैटी बर्गर और हम स्टार्ट करें। डबल इन द कैलोरीज, डबल इन द। हाँ, ये अब कैलोरीज का तो वो लोग सोचते हैं जो बिल्कुल डाइटिंग वगैरह पे होगा।
ज्यादातर लोग तो कहते हैं बस खाना आ जाए, हमें डाइटिंग का कोई शौक बनाइए जी, बनाइए डबल पैटी बर्गर। सबसे पहले आपने इसको 2 सेकंड के लिए, जो बर्गर है ना, इसको 2 सेकंड के लिए आपने ओवन कर लेना ताकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें मायो सॉस भी यूज कर सकते हैं, स्पाइसी मायो, लेकिन हमने सिंपल रखी है, ठीक है। ये आपने इसको लगा लिया, सिंपल मायो, हाँ, और ये हमने इस पे लगा ली मायो। और उसके बाद हमने ये गार्लिक पेस्ट बनाई है, चिली गार्लिक पेस्ट बनाई है जी, मार्केट वाली नहीं, ये खुद बनाई है। और केचप, हाँ, और इसमें केचप भी ऐड किया, टमाटो केचप और गार्लिक। बच्चे डिमांड करते हैं ना अम्मियों से, बर्गर वगैरह खाना है, तो घर पे मेरे लंच के लिए माँ उनको देख के भेज सकते हैं। हमें भी बचपन में बड़ी क्रेविंग होती थी घर से, जब अपने घर से देती थी जरा दिल नहीं करता था बाहर की, लेकिन बाहर की यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको रेस्टोरेंट वाली चीज आपको घर दे रहा हूँ, ये घर पे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें कुकम्बर डाल दिया। वो बर्गर उससे अच्छा होगा जो हम वो बच्चे 700 रुपए लेके खाते हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिक रेस्टोरेंट का ही बर्गर दे रहा हूँ आपको। वहाँ पे सिर्फ आपके किचन में बनाया जाता है, यहाँ पे मैं आपके लिए लाइव बना रहा हूँ। और उसके बाद ऑनियन ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और टमाटोस ऐड करेंगे। ये कुछ लोग लाइक नहीं करते टमाटो, तो अच्छा, इसमें जब तक ये बना रहे हैं, मीनवाइल एक मेरे पास खबर है, वो हम दे दें, आपके पास भी तो है। नोवाक जोकोविच के हवाले से आपको पता है कि नोवाक जोकोविच साहब यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं ड्रामाई अंदाज में। और ये बाहर ऐसे हुए कि उन्होंने लाइन जज को बॉल मार दी। उनके जो अपोजिट खेल रहे थे स्पेन के पाब्लो क्रेनो, उनसे वो पहला सेट जो ही हारे, उन्होंने बॉल को थ्रो किया, जिसके विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। वो बॉल को जो ही थ्रो किया तो लाइन जज को लग गई। माजरत तो कर ली नोवाक ने, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ा। एग्जैक्टली, टूर्नामेंट से बाहर हुआ और इस टूर्नामेंट में उनकी जितनी भी प्राइज मनी थी या जो भी उनके मामला थे वो सब खत्म। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जो नोवाक के फैंस हैं, बिकॉज़ ही इज वर्ल्ड नंबर 1 सर्बियन प्लेयर हैं और उनके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, तो उनके जो फैंस हैं वो बड़े मायूस हुए हैं कि नोवाक बाहर ही हो गए। मतलब ज्यादती तो हुई है उनके साथ, जज के साथ, जज के बॉल मार दी गेम के रूल्स के मुताबिक उनको आउट कर दिया गया। मीनवाइल हमारा डबल पैटी, ओह इट्स बिग वन। ये खाएंगे कैसे शेफ नोमान, इसका खाने का तरीका भी बताना है। ये बिल्कुल अभी इसको स्लाइस करेंगे, स्लाइस करके हाफ हाफ। ये बिग बर्गर आप एकदम तो इसको जोड़ते कैसे इसके अंदर, इसको ज्यादा भूख लगे ऐसे ही रहेगा। इसमें टूथपिक ऐड कर देंगे। आप चाह रहे होते हो कि बर्गर आप सिंगल बर्गर ले लेते हैं और वो खाते तो आप कहते हैं यार अभी भी भूख है, तो डबल पैटी के लिए इसलिए होता है कि आप बड़ा वाला बर्गर खा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मेरा इस पैटी को लेकर होता है, ये वो पैटीज हैं जो हमें मार्केट से मिलती हैं? ये तो मैं खुद मेक करता हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा बैक साइड पे किचन है, तो इसलिए मैं उधर से मेक करके लाते हैं। पैटी को कैसे बनाएं खुद से? इसमें चिकन आपने बॉईल कर लेना है, सबसे पहले बॉईल करके साइड लाइन में रख लेना। उसके बाद इसमें मेयोनीज ऐड करनी है आपने और ब्लैक पेपर ऐड करना है। व्हाइट पेपर का ज़्यादा टेस्ट होता है, व्हाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसमें फिर आपने जो है ब्लैक पेपर मोटी वाली लेनी है, मतलब कि हाफ क्रश हुई, वो ऐड करनी है बॉईल करके। उसके बाद इसमें आपने उसको गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं। गूंदने के बाद आपने एक साइड पर रख लेना है इसको। फिर आपने इसके एग लेके उसको मिक्स कर लेना है। उसके अंदर अगर आप स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें धड़ा मिर्च जिसको हम कहते हैं वो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो हाँ बिल्कुल। और उसको फिर स्टर करके आपने अपनी जो टिक्की बनानी है उसको अपने लेवल की टिक्की बना के आपने एग के अंदर डुबो के और उसको फ्राई कर लेना है। डन इट्स रियली डिलीशियस। या बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर बाहर से जाके आप बहुत महंगे बर्गर्स खाना पसंद करते हैं, वैसे लोग कहते हैं बाहर का मजा बाहर के होता है, लेकिन इट लुक्स गुड, मे बी इट टेस्ट्स वेल एज वेल। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म। बिल्कुल, अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। आज यूजुअल आपने हमें फीडबैक देना है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और जिन लोगों ने फीडबैक दिया उनका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेसो को बहुत ज्यादा प्यार देने का बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।